नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 14 जून 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। बहुत सारे आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे हम। हिंदू में तो एक ये आर्टिकल है, ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, 2-3 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल देने के लिए वो निकालेंगे। लेकिन अलग अलग न्यूज़पेपर्स के बहुत सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का, और इसके अलावा एमएसपी से संबंधित आर्टिकल है। एमएसपी का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। साइंस एंड टेक का लाइटनिंग से संबंधित आर्टिकल है। बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एथिक्स की एक टर्म बाउंडेड एथिकलिटी। बाउंडेड एथिकलिटी का मतलब ये होता है कि कई बार देखो, वैल्यूज और अच्छी इंटेंशंस होने के बावजूद, ना चाहते हुए भी अनइंटेंशनली कुछ लोग ना अनएथिकल डिसीजन ले लेते हैं, अनएथिकल वे में एक्ट करते हैं। मान लीजिए मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, अब कोई क्लाइंट मेरे पास आया एडवाइस मांगने। अब देखो, मैं चाहता हूं मेरे क्लाइंट का फायदा हो, लेकिन ज़्यादा कमीशन के चक्कर में ना मैंने ऐसा राय अपने क्लाइंट को दे दी जिससे उसका नुकसान हो गया। तो मतलब क्या है, मेरी इंटेंशंस अच्छी थी क्लाइंट का फायदा हो, लेकिन ज़्यादा कमीशन के चक्कर में मैंने उसको ऐसी राय दे दी जिससे उसका नुकसान हो गया। ये है बाउंडेड एथिकलिटी, कि ना चाहते हुए भी कई बार हम अनएथिकल वे में एक्ट कर लेते हैं। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल सी राजा मोहन का है। इंडिया यूएस रिलेशनशिप में अब इकोनॉमी के डायमेंशन पर फोकस करने की आवश्यकता है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, ये टर्म्स अक्सर आप पढ़ते हो, सुनते हो, इसका मतलब बता दीजिए बेसिक से। इस बार क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट से ये पूछा गया इतने सिंपल टर्म से इंटरव्यू के बोर्ड में कि जियो पॉलिटिक्स बताइए। वो देखो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे ठीक से। उन्हें पता तो था मतलब क्या है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता होती हैं, मतलब पता होता है, लेकिन हम ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसलिए फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है हम समझते हैं, कैसे विभिन्न देशों की ज्योग्राफिक लोकेशन, विभिन्न देशों में रिसोर्सेज, विभिन्न देशों की जो रिलेशनशिप है, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं उन देशों की फॉरेन पॉलिसीज, उन देशों की स्ट्रेटजीज। समझ गए? आसान भाषा में बताता हूं। जैसे देखो, इंडिया की ज्योग्राफिक लोकेशन कैसी है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में राइवलरी है। तो इससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे चेंज होंगी, पाकिस्तान से राइवलरी की वजह से इंडिया की स्ट्रेटजी कैसे चेंज होगी, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं जियो पॉलिटिक्स में। जैसे देखो, इंडिया चाइना के बीच में राइवलरी है, इस वजह से नेपाल, बांग्लादेश, इन देशों की जो इंपॉर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इंडिया के लिए ये देश स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर देखो इंडिया चाइना के बीच में राइवलरी ना होती तो क्या नेपाल इंडिया के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता? शायद नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट तो होता, उतना ज़्यादा नहीं। तो कैसे नेपाल और इंडिया की जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को चेंज कर रही है, इंडिया की स्ट्रेटजी को चेंज कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं जियो पॉलिटिक्स में। अब जल्दी से जियो इकोनॉमिक्स भी देख लीजिए। यूज ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड पॉलिसीज टू शेप इंटरनेशनल रिलेशंस। कैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स और पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करके विभिन्न देश इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप करने की कोशिश करते हैं। इंडिया का एग्जांपल लीजिए। अब इंडिया की काफ़ी देशों के साथ में अच्छी ट्रेड रिलेशनशिप है। कुछ देशों से इंडिया ऑयल परचेज करता है, डिपेंडेंट है उनके ऊपर। डिपेंडेंट है तो फिर अलग टाइप की फॉरेन पॉलिसी इंडिया की होगी उन देशों के संदर्भ में। फॉर एग्जांपल वेस्ट एशियन कंट्रीज़, चूँकि इंडिया को ऑयल चाहिए तो इंडिया उन देशों के साथ में बना के रखेगा। इस प्रकार से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चेंज होगी। अब किसी देश से इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चाहिए, तो इंडिया फिर उन देशों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेगा। मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स और पॉलिसीज़ कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को चेंज करते हैं, ये सब आता है जियो इकोनॉमिक्स में। बेसिक्स को डिस्कस करने के बाद अब आर्टिकल पे आते हैं। कंटेक्स्ट ये है, इस हफ्ते यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन भारत की यात्रा पर आए। क्योंकि देखो, प्रधानमंत्री मोदी ना 22 जून से यूएसए की यात्रा पर जाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की यूएस यात्रा के दौरान क्या क्या एग्रीमेंट्स पर साइन होंगे
वो सब डिस्कस करने के लिए यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हैं। फोकस होगा प्रधानमंत्री मोदी की यूएस यात्रा के दौरान कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन से संबंधित कोई एग्रीमेंट साइन किया जाए और हाई टेक ट्रेड से संबंधित टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो यूएस और इंडिया के बीच में, उससे संबंधित कोई एग्रीमेंट साइन हो। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो आज के समय में यूएस के राष्ट्रपति बाइडन की जो पॉलिसी है ना, वो इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस्ड है, मतलब जियो इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस्ड है, ना कि जियो पॉलिटिक्स पे। जियो इकोनॉमिक्स पे मतलब वो अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है, इंटरनेशनल ट्रेड यूएस के फ़ायदे में होना चाहिए, टेक्नोलॉजी कोएलिशन बनाने पे वो काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस जो चाइना को सामना कर सके, चाइना को काउंटर कर सके, इन सब चीज़ों पर आज के समय में बाइडन फोकस कर रहे हैं, ना कि जियो पॉलिटिक्स पर। जियो पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल हैं जैसे यूएसए के द्वारा अलग अलग जगह पे अपने मिलिट्री बेसिस इस्टाब्लिश किए जाते हैं, पॉलिटिकल कोएलिशंस बनाए जाते हैं विभिन्न देशों के साथ मिलके, तो ये जियो पॉलिटिक्स पे एग्जाम्पल्स हैं जिस पर यूएसए का आज के समय में कम फोकस है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि यूएसए जो कि जाना चाहता है अपने सुपर पावर स्टेटस के लिए, वो जियो पॉलिटिक्स के बजाय जियो इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा क्यों फोकस कर रहा है, इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो ध्यान से सुनिएगा, यूएसए को एक चीज़ पता है कि जियो पॉलिटिकल जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अचीव की जा सकती है अगर यूएसए जियो इकोनॉमिक्स पे फोकस करेगा तो ही। आपको इन टर्म्स के माध्यम से नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आएगा, तो मैं बताता हूं। जियो पॉलिटिकल प्रायोरिटी फॉर एग्जाम्पल चाइना को कंटेन करना। चाइना को कैसे कंटेन किया जा सकता है, चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कैसे रोका जा सकता है? इकोनॉमी पे फोकस करके। चाइना की ताकत क्या है? इकोनॉमी। अगर यूएसए अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा बढ़िया ढंग से मजबूत करता है तो चाइना को बढ़ने से रोका जा सकता है, और अगर चाइना आगे बढ़ने से रुकता है तो यूएसए की जियो पॉलिटिकल प्रायोरिटी भी अपने आप पूरी हो रही है। समझ रहे हो? मतलब जियो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज को यूएसए अचीव कर सकता है इकोनॉमिक्स पे ध्यान देके। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो यूएसए तो इकोनॉमिक्स पे फोकस कर रहा है, बट इंडिया की प्रायोरिटी अभी भी जियो पॉलिटिक्स है। इंडिया को समय के हिसाब से अपनी प्रायोरिटी चेंज करनी चाहिए। अब इंडिया यूएसए रिलेशनशिप में इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जियो इकोनॉमिक्स का फ़ायदा उठाए इंडिया, क्योंकि यूएसए बहुत कुछ इंडिया को प्रोवाइड कर सकता है। राइटर ना इतिहास में जाते हैं। राइटर बोलते हैं, देखो पास्ट में ना इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में ना जियो पॉलिटिकल कन्वर्जेंस कभी नहीं देखने को मिली। सिंपल भाषा में बोलूं, इंडिया यूएस रिलेशनशिप में पॉलिटिकल डिफरेंस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि पहले ना यूएसए के लिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी। इंडिया को यह लगता था कि यूएस कभी भी पाकिस्तान को प्रायोरिटी देना बंद नहीं करेगा, तो ये पॉलिटिकल डिफरेंस था इंडिया और यूएस के बीच में। लेकिन अब यूएसए ने पाकिस्तान को प्रायोरिटी देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। पाकिस्तान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यूएसए के लिए। 1990s में ना इंडिया को यह लगता था कि यूएस जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है कश्मीर के अंदर। कश्मीर में बार बार यूएसए ह्यूमन राइट्स की बात उठाता है। ये चीज़ें इंडिया को अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन आज के समय में यूएसए कश्मीर की कोई बात नहीं करता। कश्मीर में क्या हो रहा है यूएसए को कोई लेना देना नहीं है। तो पहले पॉलिटिकल डिफरेंस था, अब नहीं है। फिर आप बात कीजिए न्यूक्लियर कंसर्न की। 1970s का समय था, 1980s का समय था और 90s का भी समय था। इंडिया और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। ऐसा लगता था कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेके कभी इंडिया और यूएसए एक फ्रंट पे आ ही नहीं सकते। अल्टीमेटली 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया। जो यूएसए इंडिया को रोक रहा था न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से, वही यूएसए 2005 में इंडिया के साथ में न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करता है। मतलब पहले जियोपॉलिटिकल डिफरेंस था, बाद में नहीं रहा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब देखो ये हुआ, पहले यूएसए और इंडिया के बीच में जियोपॉलिटिकल डिफरेंस हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में नहीं है। पहले ट्रंप राष्ट्रपति थे, अब बाइडन है। दोनों की एक बात पे सहमति कि चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है, चाइना की हेजमनी एशिया में बढ़ने से रोकनी है, मतलब चाइना की पावर को इंक्रीज होने से रोकना है।
तो फिर इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है। आज के समय में जहां इंडिया अपनी डिपेंडेंस यानी निर्भरता को कम करना चाहता है रशिया के ऊपर, अभी तो ज्यादातर हथियार हम रशिया से परचेज करते हैं ना, बट इंडिया इस डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहता है। यूएसए इस मामले में इंडिया की हेल्प करने के लिए तैयार है। यूएसए हमें टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है, कैपिटल ऑफर कर सकता है, ताकि इंडिया अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को एक्सपेंड करे, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हथियार प्रोड्यूस हों और कुछ इंडिया यूएसए से परचेज करे, ऐसा यूएस चाहता है। अब राइटर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। देखो 1970s और 80s में ना यूएस की चाइना के साथ भी जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस थी। जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस मतलब उस समय कोल्ड वार चल रहा था, तो यूएसए की दुश्मनी यूएसएसआर के साथ में थी और चाइना के साथ यूएसए की दोस्ती थी, जैसे इंडिया के साथ अभी यूएस की दोस्ती है। उस समय यूएस को लगता था कि चाइना की सहायता से यूएसएसआर को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। आज यूएस को लगता है कि इंडिया की सहायता से चाइना को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। तो उस समय ना यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए यूएसए ने ना चाइना की बहुत हेल्प की थी। चाइना को यूएसए ने उस समय कैपिटल प्रोवाइड किया, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, मार्केट प्रोवाइड की। इन सब चीज़ों को हासिल करके चाइना को टेक्नोलॉजी मिली, पैसे मिले, मार्केट मिले, चाइना सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन गया। अब देखो बारी इंडिया की है। इंडिया को भी यूएस से कैपिटल ऑफर कर रहा है, टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है, मार्केट ऑफर कर रहा है। तो जैसे चाइना सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री बनाना, इंडिया को भी इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। आज के समय में इंडिया और यूएस के बीच में जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस है, मतलब पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है, पॉलिटिकल पॉइंट्स को लेकर दोनों सहमत हैं, चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है। तो इस चीज़ का फायदा इंडिया जियो इकोनॉमिक्स में भी उठाए, जैसे चाइना ने उठाया था। 90s में जब रिफॉर्म्स आए थे ना, वाशिंगटन कंसेंसस आया था, तो इंडिया उतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं थी। आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पर सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जल्द ही आने वाले 10 सालों में 30वें नंबर पर सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया हो जाएगी। तो इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड में बहुत बड़ी है। इंडिया आज उस पोजीशन पर है कि इंडिया वर्ल्ड इवेंट्स को शेप कर सकता है। इतनी बढ़िया पोजीशन पिछले 75 सालों में, आज़ादी को मिले 75 वर्ष पूरे हो गए, इतनी बढ़िया पोजीशन इंडिया की कभी नहीं रही। तो इंडिया के पास बहुत बढ़िया मौका है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, एमएसपी में हाइक हुआ है तो फार्मर्स को कैसे फ़ायदा होगा। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी ना सरकार ने ना एमएसपी को 5 से लेकर 10% तक बढ़ा दिया है पिछले सीजन के कंपैरिजन में। तो इस आर्टिकल में जो पॉइंट्स है ना कंप्लीट नहीं है। मैं आपको पूरा एमएसपी का टॉपिक कंप्लीट करवा देता हूं। एमएसपी को देखो इंट्रोड्यूस किया गया था 1960s में। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था मैं आपको बताता हूं। देखो मान लीजिए आप किसान हो, आप किसी फसल के बीज बोते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, उस सीज़न में बहुत पैसा भी इन्वेस्ट करते हो फसल को उगाने में, लेकिन फसल भी आपकी अच्छी पैदा हुई बट मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, तो आपको ना अपनी फसल के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब जितना पैसा, जितनी मेहनत की आपने, उतना भी नहीं मिल पा रहा है। तो फिर आपको कितना बुरा लगेगा। ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर जब इंडिया को फूड के मामले में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी थी ना, फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट होना था, तो इंडिया ने किसानों को कहा, सरकार ने किसानों को कहा कि ना हर सीजन से पहले हम एक प्राइस आपके लिए कुछ फसलों के लिए अनाउंस करेंगे, कुछ भी हो जाए उस फसल को हम आपकी उस फसल को परचेज करेंगे इस रेट पे, कम से कम इतना रेट तो हम देंगे ही। उससे ज़्यादा रेट आपको मार्केट में मिलता है तो आप बेच सकते हो, लेकिन उस मिनिमम प्राइस की तो हम गारंटी देते हैं कि उस मिनिमम प्राइस पे हम आपकी जो फसल है वो परचेज करेंगे। यहां से एमएसपी का कंसेप्ट निकल के आता है। ये वो मिनिमम प्राइस है जिसकी सरकार गारंटी देती है कि इस प्राइस पे हम आपकी फसल को प्रोक्योर करेंगे। वैसे देखो सरकार एमएसपी तो 23 एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए अनाउंस करती है, बट प्रोक्योर खुद से 2-3 फसलें ही करती हैं, जैसे वीट, पैडी यानी राइस। बाकी के लिए सरकार एमएसपी अनाउंस करके छोड़ देती है। प्री में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, कौन रेकमेंड करता है एमएसपी? इसका आंसर है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये कमीशन रेकमेंड करता है हर एक क्रॉपिंग सीजन से पहले। इसके अलावा गन्ने के लिए
फेयर एंड रीनमरेटिव प्राइस भी इसी कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। एमएसपी 23 एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए अनाउंस किया जाता है, 7 सीरियल्स, 5 पल्सीज, 7 ऑयल सीड्स और 4 कमर्शियल क्रॉप्स। समझ गए। और देखो गवर्नमेंट ना लीगली बाउंड नहीं है कि हम उसको एमएसपी पे फसलें प्रोक्योर करनी ही है, मतलब ऐसा कोई कानून नहीं है जो सरकार को बोलता है। सब कुछ जो डिसाइड हुआ है ना एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से डिसाइड हुआ है, सरकार के एक ऑर्डर से डिसाइड हुआ है। याद कीजिए किसान जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनकी एक मांग ये भी थी कि आप पूरे एमएसपी सिस्टम है ना इसके लिए कानून बना दो। अगर सरकार कानून बना देती फिर तो कानून के हिसाब से लीगली ऑब्लिगेटरी हो जाता सरकार के ऊपर में कि आपको इस रेट पे फसल प्रोक्योर करनी ही है। अगर नहीं कर रहे तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन कर रही है सरकार। समझ गए। अब देखो एमएस स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जितना किसान को कॉस्ट आता है ना फसल के उगाने में, कम से कम उससे 50% ज़्यादा एमएसपी होना चाहिए। मान लीजिए मुझे 100 रुपये का खर्चा आया 1 यूनिट पैडी उगाने में, तो फिर सरकार को एमएसपी अनाउंस करना चाहिए 150। अब सरकार कॉस्ट कैसे निकाल रही है फसल को उगाने में उस पर भी विवाद है, किस फार्मूले से सरकार कॉस्ट निकाल रही है। किसान कहते हैं सरकार का जो फॉर्मूला है कि इतना कॉस्ट आया फसल को उगाने में, वो फॉर्मूला खराब है। इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स क्या हैं एमएसपी रेजीम के? सेफ्टी नेट है, इंश्योरेंस है किसानों के लिए, मार्केट फ्लक्चुएट हो उससे उनको मुक्ति मिलती है, कम से कम गारंटी मिलती है। फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है क्योंकि एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करती है फॉर एग्जांपल व्हीट एंड पैडी, तो फिर एफसीआई के पास में गोडाउन्स भरे रहते हैं। जब मान लीजिए रेट एकदम से बढ़ जाए तो एफसीआई व्हीट एंड पैडी को मार्केट में रिलीज कर देती है और रेट कम हो जाते हैं। मतलब डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है सरकार के द्वारा प्रोक्योरमेंट के माध्यम से, एमएसपी सिस्टम के माध्यम से। हाँ, एक पॉइंट यहां पे ये रह गया, एमएस स्वामीनाथन कमेटी ने यह भी कहा था पैडी एंड व्हीट के अलावा बाकी जो क्रॉप्स है ना उनके लिए भी एमएसपी अरेंजमेंट सरकार को करने चाहिए, मतलब उनको भी प्रोक्योर करना चाहिए जैसे व्हीट एंड पैडी को सरकार के द्वारा प्रोक्योर किया जाता है। तो एमएसपी सिस्टम रूरल पॉवर्टी को खत्म करने का एक जरिया है। किसान सीजन से पहले डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी फसल उन्हें उगानी है। मार्केट में एग्रीकल्चर कमोडिटीज के प्राइस वोलेटिलिटी को, मतलब कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है ये एमएसपी सिस्टम। इसके बाद एफसीआई जो चीज़ें प्रोक्योर करती हैं उनको सरकार पीडीएस के थ्रू यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू बांटती भी है, तो वो भी पॉसिबल हो पाता है एमएसपी रेजीम की सहायता से। नेक्स्ट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सरकार इंश्योर कर सकती है। मान लीजिए सरकार चाहती है कि ये फसल किसान ज़्यादा उगाएं तो उसका एमएसपी सरकार इंक्रीज कर सकती है, मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अचीव किया जा सकता है एमएसपी के थ्रू। और एमएसपी रेजीम के थ्रू किसान फार्मर्स को एंकरेज कर सकती है कि आप इनपुट्स पे ज़्यादा खर्च कीजिए, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा खर्च कीजिए, क्योंकि एमएसपी ज़्यादा होगा तो किसान की बचत ज़्यादा तो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। और सबसे लास्ट में आत्मनिर्भर भारत, गवर्नमेंट ने ना पर एकड़ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे काफ़ी फोकस किया है ताकि इंडिया ना फूड के मामले में पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो और दालें वगैरह जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं ना, ऑयल सीड्स दालें, वो भी ना इंपोर्ट करनी पड़े। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ एमएसपी ऑन क्रॉपिंग पैटर्न। अब देखो एमएसपी रेजीम का ना नुकसान भी हुआ है क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर। जैसे पंजाब हरियाणा में खास करके कायदे से पैडी की खेती नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि एमएसपी ज़्यादा है पैडी के लिए तो यहाँ पे किसान नीचे से पानी निकाल के, चूंकि पैडी को ज़्यादा पानी चाहिए ना, तो नीचे से पानी निकाल के पैडी की खेती करते हैं जिससे ग्राउंड लेवल काफ़ी डिक्लाइन कर रहा है। उसी प्रकार से गन्ने की खेती भी कायदे से यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये फेयर एंड रीनमरेटिव प्राइस, ये तो हमने डिस्कस किया। ये मिनिमम प्राइस होता है जो अनाउंस किया जाता है सरकार के द्वारा कि गन्ना किसान इस रेट पे अपनी जो फसल है गन्ने की वो शुगर मिल्स को बेचेंगे, तो ये होता है एफआरपी। एफआरपी गन्ने के लिए होता है। इसके लिए भी रिकमेंडेशन दी जाती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस एंड फिक्स किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। अब चैलेंजेस क्या हैं एमएसपी रेजीम में? सबसे पहले तो देखो क्रॉपिंग पैटर्न काफ़ी डिसरप्ट हो गया है। जैसे हमने बताया कि
पंजाब हरियाणा में पैडी की खेती नहीं होनी चाहिए, गन्ने की खेती नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है। क्यों? एमएसपी दोषी। अभी भी यील्ड पर हेक्टेयर काफ़ी कम है हमारे देश में दूसरे देशों के कंपैरिजन में। बहुत बार एमएसपी की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। कैसे? मान लीजिए सरकार ने ज़्यादा एमएसपी अनाउंस कर दिया, तो अब किसान की फसल एमएसपी से ज़्यादा से बिकेगी या कम से कम एमएसपी पे बिकेगी। तो फिर देखो, मार्केट में किसान की फसल को महंगी लिया जा रहा है, तो वैल्यू प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद कंज्यूमर महंगी ही उस फसल को परचेज करेगा। मतलब जैसे कणक है, वीट है, अगर किसान ने महंगा बेचा तो थोड़ी बहुत वैल्यू प्रोसेसिंग होगी, तो कंज्यूमर जो आटा परचेज करेगा आशीर्वाद का फॉर एग्जांपल, वो महंगा ही परचेज करेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट, शुगर इंडस्ट्री से संबंधित पॉइंट है। काफ़ी बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एफआरपी अनाउंस कर देती है गन्ने के लिए, लेकिन उसके बाद बोनस दे दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो गन्ना बहुत ज़्यादा महंगा किसानों से लिया जाता है शुगर मिल्स के द्वारा। इससे शुगर के जो दाम है वो बढ़ जाते हैं और शुगर मिल्स के ऊपर डेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। ये वही बात है जो हमने डिस्कस किया कि पंजाब हरियाणा में पैडी उगाई जाती है, स्टबल बर्निंग होती है, फिर पैडी के उगाने की वजह से ग्राउंड वाटर काफ़ी डिक्लाइन कर रहा है। नेक्स्ट, बहुत से किसानों को अवेयरनेस नहीं है एमएसपी के बारे में। डिले इन पेमेंट्स में काफ़ी डिले होता है। जैसे आप इसी का एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे, शुगर मिल से पैसा नहीं जाता किसानों के खातों में, डेट उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे एफसीआई के ऊपर काफ़ी डेट है क्योंकि वो अनलिमिटेड वीट एंड राइस किसानों से प्रोक्योर करती हैं। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि सिर्फ 6% किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी का फ़ायदा हो रहा है। चूँकि एफसीआई अनलिमिटेड वीट एंड राइस प्रोक्योर करती है, तो बहुत बार बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाता है एफसीआई के पास पैडी एंड वीट का। चैलेंजेस इन डब्ल्यूटीओ, सरकार जो किसानों से फसल प्रोक्योर करती है एमसीपी पर, डब्ल्यूटीओ का कहना है ये हमारे नॉर्म्स के अगेंस्ट है, आप एक प्रकार से सब्सिडी दे रहे हो किसानों को। नेक्स्ट, इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल। देखो, एफसीआई जो किसानों से राइस एंड वीट प्रोक्योर करती है ना, उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जिस रेट पर मार्केट में राइस और वीट बिकता है उससे नुकसान होता है एक प्रकार से। वे फॉरवर्ड की बात करें, नीति आयोग की क्या रिकमेंडेशंस थी? प्रोक्योरमेंट सेंटर जहाँ पे किसानों से फसलें प्रोक्योर की जाती हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए। ड्राइंग यार्ड होने चाहिए फसल को सुखाने के लिए, वेइंग ब्रिज होने चाहिए फसल को तोलने के लिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, ज़्यादा गोडाउंस होने चाहिए ताकि किसान अपनी फसलों को स्टोर कर सकें, वेस्टेज कम से कम हो। प्रोक्योरमेंट सेंटर गांव में ही होने चाहिए ताकि किसानों की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचे। एमएसपी स्कीम में सुधार की आवश्यकता है ताकि जिन स्टेट्स में किसानों को एमएसपी का फ़ायदा नहीं हो रहा है उन स्टेट्स में किसानों को एमएसपी का फ़ायदा हो। फिर नेशनल फार्मर कमीशन की भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं। एमएसपी की इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्रूवमेंट किया जाए। पैडी एंड वीट के अलावा बाकी फसलों के लिए भी एमएसपी सिस्टम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। मिनिमम एमएसपी होना चाहिए, जितनी किसान को लागत आई, कॉस्ट मतलब आई, उससे 50% ज़्यादा ही होना चाहिए एमएसपी। अब इसके बाद प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम नीति आयोग के द्वारा रेकमेंड की गई थी कि अगर किसान एमएसपी पे अपनी फसल नहीं बेच पाता है, फॉर एग्जांपल 100 एमएसपी है और किसान अपनी फसल को 100 पे नहीं बेच पा रहा है, तो फिर जो डिफरेंस है ना वो सरकार किसानों को दे। मान लीजिए 80 रुपये की फसल सरकार ने किसान ने बेच दी मार्केट में, तो 20 रुपये का डिफरेंस आ गया, 20 रुपये एमएसपी से कम बेची है, तो 20 रुपये सरकार किसानों को दे। लेकिन नीति आयोग ने यह भी रेकमेंड किया कि आपने कैप रख दो कि डिफरेंस अगर 10% तक का रहा ना तो ही सरकार किसानों को देगी। मतलब 90 रुपये पे अगर किसान ने अपनी फसल बेची ना, तो 10 रुपये जो डिफरेंस है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा किसान को। ऐसा नहीं कि 70 पे बेच दी तो 30 रुपये भी दिए जाएंगे, अप टू 10 रुपीज़ दिए जाएंगे, अप टू 10% डिफरेंस जो है वो दिया जाएगा सरकार के द्वारा किसानों को। तो ये रिकमेंडेशन दी थी नीति आयोग ने। इसके बाद देखो एक आर्टिकल ना टैक्स लॉज से संबंधित है। पॉइंट एक ही है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो किसी भी देश में ना टैक्स लॉज जो है ना क्लियर होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, प्रेडिक्टेबल होने चाहिए। अगर सरकार अपनी मर्जी से टैक्स लॉज चेंज करेगी, टैक्स लॉज प्रेडिक्टेबल नहीं होंगे, तो दूसरे देशों की कंपनीज हमारे देश में क्यों इन्वेस्ट करेंगी?
समझ गए? तो हमारे संविधान के आर्टिकल 265 में भी यही लिखा हुआ है कि टैक्स को इम्पोज किया जा सकता है विद अथॉरिटी ऑफ लॉ ओनली, लॉ की अथॉरिटी के साथ ही सिर्फ टैक्स को इम्पोज किया जा सकता है। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ श्योरनेस, टैक्स लॉज क्लियर होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, प्रिडिक्टेबल होने चाहिए। और ये चीज़ दोनों पे लागू होती है, लेजिस्लेचर पे भी और जुडिशरी पर भी। बट हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ना कुछ गलत काम कर दिया। गलत काम क्या कर दिया? काफ़ी डीप एग्जाम्पल है। देखो, इनकम टैक्स एक्ट का नाम सेक्शन 153C, इसके अनुसार मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लीजिए 2 पर्सन है, रमेश और सुरेश। रमेश के घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी और रमेश के घर पे ना सोना मिला, गोल्ड मिला, बहुत कुछ मिला, कैश मिला। रमेश ने बोल दिया कि ये तो भैया सुरेश का है, मेरा नहीं है। तो ना इस सेक्शन में प्रोविजन है, किसी एक पर्सन पे रेड पड़ी और वहां पे कुछ ऐसा मटेरियल मिला जो दूसरे पर्सन का है, फॉर एग्जाम्पल सुरेश का है, तो सुरेश के खिलाफ भी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है इनकम टैक्स की। अब यहीं पर प्रोविजन है। अब एक तो ये है, देखो एक चीज ये है, रमेश के घर पे छापा पड़ा और रमेश के घर पे गोल्ड मिला, रमेश ने बोल दिया सुरेश का है। अब अगर देखो सफिशिएंट सबूत है कि ये सुरेश का ही है, तो सुरेश के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट की जाए। अगर सिर्फ इशारा मिला है कि हाँ ये सुरेश का हो सकता है, सिर्फ एक शक हुआ है, तो फिर सुरेश के अगेंस्ट इनकम टैक्स प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट की जा सकती। समझ गए? मतलब सफिशिएंट सबूत होना चाहिए कि ये जो रमेश के घर पे छापा पड़ने पे जो गोल्ड मिला है वो सुरेश का है। सफिशिएंट सबूत है ना, तभी आप प्रोसीडिंग स्टार्ट करो। अलग अलग हाई कोर्ट्स ने भी यही बात बोली कि बिलोंग्स का मतलब यह है सफिशिएंट सबूत मिला है कि ये सुरेश का ही गोल्ड है जो रमेश के घर पे रखा हुआ था, तभी कार्रवाई स्टार्ट करो, अगर सबूत मिल जाए तो। इस चीज को अमेंड कर दिया गया 2015 में। लेकिन ना इस चीज को ना रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया गया, मतलब पास्ट में जो केसेस आए हैं उन पर भी ये लागू होगा। लेकिन देखो, रिट्रोस्पेक्टिव ना चीज आप जब करते हो ना कोई भी, तो किसी भी पर्सन के ना राइट्स उनसे नहीं छीने जाने चाहिए। लेकिन यहां पे ना रिट्रोस्पेक्टिव आप इस चीज को लागू कर रहे हो कि थोड़ा सा शक भी हो जाए तो भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए। मतलब हाई कोर्ट्स ने तो ये बोला कि सफिशिएंट सबूत मिले तभी फिर सुरेश के खिलाफ आप प्रोसीडिंग स्टार्ट करो। लेकिन अमेंडमेंट हो गई 2015 में कि शक होना, अगर सबूत ना मिले तो सिर्फ शक है तो भी सुरेश के खिलाफ आप प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये अमेंडमेंट आया था 2015 में। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया, हाई कोर्ट्स ने इसे गलत ठहराया था। राइटर कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने किया ना वो एक प्रकार से गलत किया। इससे हमारे जो टैक्स लॉज है ना वो क्लियर एंड कंसिस्टेंट नहीं रहे। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल भी राइटर के द्वारा दिया जाता है, उसमें आपको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, पॉइंट सेम है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट टैक्स लॉज को क्लियर एंड कंसिस्टेंट नहीं बनाता है बल्कि अनक्लियर बनाता है, अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसके बाद एक आर्टिकल ना लाइटनिंग से संबंधित है। आर्टिकल क्या है? कनाडा में ना बहुत सारी वाइल्ड फायर्स देखने को मिल रही हैं। मतलब कनाडा के जंगलों में बहुत सारे प्रोविंसेस में आग लगी हुई है, तो उसकी वजह से ना स्मोक ट्रैवल कर रहा है वाइल्ड फायर्स की वजह से यूएसए की सिटीज़ में भी। यूएसए के न्यूयॉर्क में अभी हवा में बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हैं। जैसे दिल्ली में पोल्यूशन देखने को मिलता है ना सर्दियों में, उससे भी ज़्यादा पोल्यूटेड हैं अभी आज के समय में न्यूयॉर्क सिटी। क्यों? क्योंकि कनाडा में वाइल्ड फायर्स लगी हुई हैं और वाइल्ड फायर्स की वजह से स्मोक आया है यूएसए की सिटीज़ में। दोनों पड़ोसी देश हैं यूएसए और कनाडा। अब कनाडा की सरकार का कहना है बहुत सारी वाइल्ड फायर्स तो ना लाइटनिंग की वजह से लगी हैं। तो यूपीएससी इस बार के मेंस में लाइटनिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है। लाइटनिंग मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूँ होता क्या है। देखो, थंडर स्टॉर्म के दौरान ना आसमान में आपको बादल देखने को मिलेंगे, क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, और क्लाउड्स के अंदर ना छोटी छोटी वाटर की जो बूंदें होती हैं ना, वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें छोटी छोटी, वो टकराती हैं आपस में आइस पार्टिकल्स के साथ में। ये क्लाउड है, क्लाउड्स में छोटी छोटी पानी की बूंदें आइस पार्टिकल से टकराती हैं, तो इसकी वजह से ना बादल के अंदर ना इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप होते हैं।
इलेक्ट्रिकल चार्ज, बादल में ऊपर ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, नीचे नीचे नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे, ऐसा हो जाता है। अब ऊपर पॉजिटिव चार्ज बादल के अंदर, नीचे इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसे बहुत सारे बादल्स में आपस में होता है। अब ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो दोनों के बीच में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। फिजिक्स का कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स भी लगाता है। तो बादल में ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे इलेक्ट्रिक चार्ज, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अब देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मजबूत होगा ना, तो फिर एक रास्ता बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत हो गया है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना मतलब करंट का फ्लो होना। अब ये तो देखो एक क्लाउड का एग्जांपल मैंने आपको बताया। अब आपको पता है आसमान में बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, ये एक क्लाउड है, ये सेकंड क्लाउड है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक क्लाउड के पॉजिटिव चार्ज और दूसरे क्लाउड के नेगेटिव चार्ज के बीच में भी डेवलप हो सकता है। करंट तो इन दोनों के बीच में भी जनरेट हो सकता है, मतलब मूव कर सकता है। तो देखो इस क्लाउड का पॉजिटिव चार्ज और दूसरे क्लाउड का नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मजबूत कि करंट फ्लो कर जाए। तो जब करंट फ्लो करता है ना, तो आसपास की जो एयर है ना वो गर्म हो जाती है, और जैसे ही आसपास की जो एयर गर्म होती है ना, एयर ना ब्राइटली ग्लो करने लगती है हीट की वजह से, मतलब चमकने लगती है। और वही हम देखते हैं आसमान में, क्योंकि करंट मूव किया, इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हुई एकदम से, और एयर में आसपास, मतलब जहां से डिस्चार्ज हुई आसपास की जो एयर है वो गर्म हो गई और एनर्जी एमिशन हुई लाइट के माध्यम से। अब उसी प्रकार से देखो, अब मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, पॉजिटिव चार्ज तो यहां पर भी है और बादल के ऊपर वाले हिस्से में नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो सकता है ना, होता है। इलेक्ट्रिसिटी एकदम से डिस्चार्ज होती है, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है, कई बार ज़मीन पर पेड़ों को नुकसान पहुंचता है या फिर बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचता है। आवाज़ क्यों आती है? बादल जब गरजते हैं आवाज़ भी तो आती है ना। ये देखो, जब देखो इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो एकदम से ना जहां से इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हुई उसके आसपास एयर एकदम से एक्सपेंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसी चीज की वजह से आवाज आती है, बादलों की थंडरिंग होती है। तो ये लाइटनिंग का पूरा कंसेप्ट हमने समझ लिया। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद एथिक्स के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ है, हाईकोर्ट ने 2 पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी कि आप 100 ट्रीज प्लांट कीजिए। कहाँ पर? दिल्ली पुलिस ग्राउंड में। न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, वकील और एसएचओ के बीच में लड़ाई हो गई थी और वकील ने कहा था कि आप ट्रीज को प्रोटेक्ट कीजिए। एसएचओ ने धमका दिया था वकील को। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। अब हाईकोर्ट के जज ने ये आदेश दिया है। देखो, ये एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि छोटे मोटे चीज़ों के लिए ना कम्युनिटी सर्विस सही है। होता क्या है, अक्सर जुडिशरी के पास ना छोटे मोटे डिस्प्यूट्स भी बहुत सामने आते हैं, जिससे जुडिशरी का जो कीमती समय है ना वो वेस्ट हो जाता है। तो ना ये जो छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं ना, आपस में लड़ाई हो गई, ऑफिसर्स के साथ में बदतमीजी कर ली या फिर ऑफिसर्स ने बदतमीजी कर ली, इसके लिए और भी दो लोगों की आपस में लड़ाई होगी, ए बी की, उसने मुझे ये कह दिया, गाली गलौज कर दिया। इन पैटी चीज़ों के लिए ना कम्युनिटी सर्विसिंग होना, तो कम्युनिटी को भी फायदा हो और अच्छा संकेत सोसाइटी में जाए। तो इस पर एथिक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कम्युनिटी सर्विस से संबंधित, कम्युनिटी की सर्विस। अब एक पॉइंट है यहाँ पे, यूएन नीड्स टू बी मोर डेमोक्रेटिक। तो देखो, एथिक्स इन आईआर में ये थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट। हुआ क्या है, 75 वर्ष पूरे हो गए हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन को स्टार्ट हुए। आपको पता है, 2 देशों के बीच में लड़ाई हो जाए या फिर किसी देश में सिविल वार स्टार्ट हो जाए तो यूएन पीस कीपिंग मिशन भेज सकता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, अगर रेजोल्यूशन पास हो तो पिछले 75 सालों में ऑलमोस्ट 2.75 लाख पीस कीपिंग फोर्सेस में इंडिया ने ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट किया है। इंडिया का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में। लेकिन देखो, कई बार ना
क्रिटिसिज्म ये होता है फिर भी इंडिया यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं है। बहुत बार जहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल किसी जगह पे पीस कीपिंग मिशन भेजा जाता है तो उस देश को इन्वॉल्व नहीं किया जाता डिसीजन मेकिंग में। इसलिए पीस कीपिंग मिशंस की ट्रेनिंग में, टेक्नोलॉजी में, रिसोर्सेज में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। पॉइंट्स और भी हैं, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। यहाँ पे मैंगो डिप्लोमेसी का एक एग्जाम्पल है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को मैंगोज़ का गिफ्ट भेजा। इससे पहले भी इस प्रकार की अलग अलग टाइप की डिप्लोमेसी देखने को मिलती है, जैसे क्रिकेट डिप्लोमेसी, 2 देशों के बीच में क्रिकेट मैच होता है, बिरयानी डिप्लोमेसी, सिर्फ एग्जाम्पल्स यूज करने के लिए। अब समरी देख लीजिए आप। यूएस वाले आर्टिकल की समरी ये है, इंपॉर्टेंस है। यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो भारत की यात्रा पर आए, यूएस अपनी जियो इकोनॉमिक्स को रिस्ट्रक्चर कर रहा है। पहले वाशिंगटन कंसेंसस थी, अब न्यू वाशिंगटन कंसेंसस आ रही है। लिंक है जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स के बीच में। यूएसए जियो इकोनॉमिक्स के थ्रू जियो पॉलिटिक्स प्रायोरिटी को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। जैसे इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग होगा तो चाइना को काउंटर करेगा। इंडिया को समझने की आवश्यकता है यूएसए की जियो इकोनॉमिक्स। इंडिया को भी यूएसए की न्यू वाशिंगटन कंसेंसस के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। इंडिया के बिजनेस लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स को इंडिया की सरकार को साथ लेके चलना चाहिए। अब देखो, जियो पॉलिटिकल डाइवर्जेंस नहीं है इंडिया और यूएस के बीच में। पहले बहुत सारे डिफेंस हुआ करते थे, आजकल नहीं है। अब यूएस तैयार है इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी देने में। यूएस भी चाहता है इंडिया की रिलायंस कम हो रशिया के ऊपर। अब तो इंडिया का जो रोल है ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में वो भी बढ़ा है। 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, जल्द ही 30वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी आ जाएगी। डैन जियोपिंग से सीखना चाहिए इंडिया को। चाइना और यूएस के बीच में डिफरेंस नहीं थे 1780s में, इससे चाइना को बहुत फ़ायदा हुआ। चाइना को यूएसए से टेक्नोलॉजी मिला, पैसा मिला, सब कुछ मिला। अब इंडिया को भी इसी की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए अर्जेंट एक्शन लेने की आवश्यकता है हमारे पॉलिसी मेकर्स को कि यूएसए से टेक्नोलॉजी, मनी, ये सब लिया जा सके और ज़्यादा बेहतर रिलेशंस अच्छे बना के। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन इंडिया यूएस रिलेशन से संबंधित और दूसरा क्वेश्चन लाइटनिंग से संबंधित। आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।